Hello and welcome to Portal Pathshala. Friends, today we will discuss 50 important questions of general awareness which is very important for Delhi Police Constable, Bihar SI and UPSI and for all competitive exams. So let's begin. And our first question is निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे तन्य धातु है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 सोना। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। धातुओं को पतली तारों में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर का तार खींचा जा सकता है। यह उन धातुओं की आघातवर्ध्यता और तन्यता के कारण है कि धातुओं को हमारी आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग आकार दिया जा सकता है। तन्यता उस पदार्थ का गुण है जो टूटने से पहले या खींचने या पर्याप्त सीमा तक बढ़ाने में सक्षम बनाती है। परीक्षण नमूने के टूटने से पहले क्षेत्र में प्रतिशत बढ़ाव या प्रतिशत में कमी तन्यता का माप है। प्रायः अगर प्रतिशत बढ़ाव 15% से अधिक है तो पदार्थ तन्य है और यदि वह 5% से कम है तो पदार्थ भंगुर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस चरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सूरत अधिवेशन 1907। कांग्रेस 1907 सूरत अधिवेशन में चरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गई थी। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन उपद्रव से भंग हुआ था। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे चरमपंथी नेता स्वराज्य, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा पर संकल्प लेने का जोर दे रहे थे, जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादी नेता नरम रुख की वकालत कर रहे थे। दोनों पक्षों के बीच कोई बैठक का आधार नहीं होने के कारण सत्र अव्यवस्थित होकर बिखर गया और अंततः उसे निलंबित करना पड़ा और 23वें निलंबित सत्र का नेतृत्व रास बिहारी घोष ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व ने मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एका बोरोन को प्रतिस्थापित किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 स्कैंडियम। स्कैंडियम ने मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एका बोरोन को प्रतिस्थापित किया। तत्वों की अपनी आवर्त सारणी को विकसित करते समय मेंडलीफ ने कुछ तत्वों को गायब पाया और स्कैंडियम नाम उन्होंने एका बोरोन को दिया। मेंडलीफ ने संस्कृत अंक को उपसर्ग करके नाम दिया एका। एका यानी एक ही समूह में पूर्ववर्ती तत्व के नाम पर। फ्रेंड्स, मैं आपको और कुछ प्राचीन तत्वों के नाम बताता हूँ और उनके प्रतिस्थापित नाम भी बताता हूँ। जैसे एका बोरोन, एका बोरोन का प्रतिस्थापित नाम स्कैंडियम तो है ही और स्कैंडियम का परमाणु संख्या 21 है। एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन का प्रतिस्थापित नाम है जर्मेनियम और जर्मेनियम का परमाणु संख्या 32 है। एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम का प्रतिस्थापित नाम, नया नाम गैलियम है और गैलियम का परमाणु संख्या 31 है। नेक्स्ट, तने का वह भाग जहां एक पत्ती उत्पन्न होती है इस रूप में जानी जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गांठ। तने का वह भाग जहां एक पत्ती पैदा होती है एक गांठ इंग्लिश में नोड के रूप में जानी जाती है। पौधे के क्षेत्र में पत्तियां पौधे के गांठ के रूप में जानी जाती है और इस प्रकार पत्तियों के जुड़ने की उत्पत्ति होती है। पौधे में 2 गांठ के क्षेत्र को इंटरनोड कहा जाता है। गांठ ऐसे खंड हैं जिनसे कलियों, टहनियों और पत्तियों का उत्पादन होता है
नेक्स्ट, शक्ति का आयामी सूत्र क्या है? शक्ति का आयामी सूत्र ऑप्शन नंबर 1 ml² T⁻³ शक्ति का आयामी सूत्र है ml² T⁻³ नेक्स्ट, वायु श्वसन डैश की उपस्थिति में होता है? वायु श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। सेल्यूलर श्वसन के दौरान रक्त में ली गई ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवित कोशिकाओं में किया जाता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा जारी रखने के लिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। जारी की गई ऊर्जा एटीपी यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के संग्रहित होती है और यह कोशिका उपयोग के लिए आसानी से उपलब्ध होती है। यह अधिक कुशल है क्योंकि एटीपी के 38 अणु एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीकरण पर जारी होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कांच पर लिखने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र HF होता है। इसका उपयोग घरों के जंग हटाने के रूप में भी किया जाता है। HF सबसे मजबूत अकार्बनिक अम्लों में से एक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी इनमें से किस खेल के साथ जुड़ी है? तो इसका आंसर है फुटबॉल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल के साथ जुड़ी हुई है। संतोष ट्रॉफी एक भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें देश के राज्यों के साथ साथ सरकारी संस्थान भी भाग लेते हैं। यह टूर्नामेंट हर साल 31 टीमों के साथ आयोजित की जाती है जिन्हें समूहों में विभाजित किया जाता है और जिन्हें प्रारंभिक राउंड के माध्यम से टूर्नामेंट के लिए योग्य होना चाहिए। यह टूर्नामेंट पहली बार 1941 में आयोजित की गई थी और तब से यह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। बंगाल 1941 में आयोजित प्रतियोगिता का पहला विजेता था। नेक्स्ट, निम्न में से किस हेपेटाइटिस वायरस के लिए अब तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है? इसका आंसर है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के लिए अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है। हेपेटाइटिस एक प्रकार का वायरल संक्रमण है जो यकृत में सूजन पैदा करता है। हेपेटाइटिस ए, ई तीव्र संक्रामक है जबकि हेपेटाइटिस बी, सी और डी तीव्र नहीं है, जीर्ण है। फ्रेंड्स, दूषित भोजन और दूषित जल के उपभोग के माध्यम से हेपेटाइटिस ए वायरस फैलता है। संक्रामक वीर्य या योनि स्त्राव के संपर्क के माध्यम से हेपेटाइटिस बी, सी और डी वायरस संक्रमण होता है, फैलता है। दूषित पानी के माध्यम से हेपेटाइटिस ई संक्रमण फैलता है और ये वायरसेस यकृत को प्रभावित करते हैं। जीर्ण संक्रमण के मामले में लक्षण धीरे धीरे दिखाई देते हैं। हेपेटाइटिस के कुछ सामान्य लक्षण हैं। फ्लू के लक्षण, थकान, पेट में दर्द, वजन कम होना और भूख कम लगना, गहरे रंग का मूत्र और पीलामल यानी पीलिया के लक्षण, ये सभी लक्षण हेपेटाइटिस के सामान्य लक्षण हैं। नेक्स्ट, मानव हृदय के अलग अलग कक्ष क्यों होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के साथ ऑक्सीजन युक्त रक्त के मिश्रण को रोकने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त के साथ ऑक्सीजन युक्त रक्त के मिश्रण को रोकने के लिए मानव हृदय 2 कक्ष होते हैं। मानव हृदय के 2 कक्ष होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को रक्त द्वारा ले जाना पड़ता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त
रक्त में मिलने से रोकने के लिए हृदय के पास अलग अलग कक्ष होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त में को निकालने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाना होता है और फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय में वापस लाना होता है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त तब शरीर के बाकी हिस्सों में पंप किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 2020 नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम से शामिल किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी। कोब ब्रायंट को 2020 के नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने के लिए चुना गया। टिम डंकन लंबे समय तक सैन एंटोनियो स्पर्स फॉरवर्ड और पूर्व मिनेसोटा टिम्बरवुल्व्स फॉरवर्ड केविन गार्नेट को भी शामिल किया जाएगा। 29 अगस्त 2020 को मैसाचुसेट्स स्प्रिंगफील्ड में आधिकारिक तौर पर सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए उपयोग किया जाने वाला एक संक्षिप्त नाम है, एक शॉर्ट नेम है। और रैम कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली एंड इट इज फाउंड इन सर्वर्स, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स एंड प्रिंटर्स। एक रैम उपयोगकर्ताओं के लिए विशिष्ट जानकारी को बहुत तेजी से ढूंढना संभव बनाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य मेमोरी के रूप में उपयोग किया जाने वाले अस्थिर संग्रहण के रूप में कार्य करता है। रैम के दो मुख्य प्रकार हैं, डी रैम यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, किसे भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बीपी कानूनगो। बीपी कानूनगो को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आरबीआई के उप राज्यपाल के रूप में कानूनगो के कार्यकाल की अवधि को 3 अप्रैल 2020, जब उनका 3 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, से 1 वर्ष के लिए विस्तारित करने की मंजूरी दे दी है। अप्रैल 2017 में डिप्टी गवर्नर के पद पर पदोन्नत होने से पहले बीपी कानूनगो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक थे। हमारा अगला प्रश्न है, 1 पिकोमीटर के बराबर है 10⁻⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। यह मीटर पद्धति में लंबाई की एक इकाई है। यह एंगस्ट्रॉम की लंबाई का 100वां हिस्सा भी है। यह लंबाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। पिकोमीटर की लंबाई इतने छोटे क्रम की होती है कि इसका उपयोग लगभग विशेष रूप से कण भौतिकी, रसायन विज्ञान और ध्वनिकी तक ही सीमित है। नेक्स्ट, किसने फरवरी 2020 में कोलकाता में ईस्ट वेस्ट मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया? इसका आंसर है पीयूष गोयल। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 13 फरवरी 2020 में कोलकाता में ईस्ट वेस्ट मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस चरण में ट्रेन साल्ट लेक के सेक्टर 5 से सॉल्ट लेक स्टेडियम तक चलेंगी। 14 फरवरी 2020 से 5.8 किलोमीटर के इस खंड में यात्री सेवाएं शुरू होंगी। श्री पीयूष गोयल उसी स्थान से पश्चिम बंगाल के लिए कई अन्य रेलवे परियोजनाओं की भी शुभारंभ करेंगे। नेक्स्ट, जन्म के समय किसी बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका आंसर है 300। जन्म के समय शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। वयस्कता तक आते आते यह संख्या गिरकर
206 हो जाती है, क्योंकि कुछ हड्डियां आपस में जुड़कर एक रूप हो जाती है। मानव कंकाल को अनुभागीय कंकाल और अक्षीय कंकाल में विभाजित किया जा सकता है। मानव स्केलेटन ह्यूमन स्केलेटन 6 प्रमुख कार्य करता है: सपोर्ट यानी उपजीवन, मूवमेंट यानी गति, डिफेंस यानी रक्षण, ब्लड सेल प्रोडक्शन यानी रुधिर कणिकाओं का निर्माण, भंडारण मिनरल और अंतःस्रावी विनियमन यानी एंडोक्राइन कंट्रोल। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर जाने से पहले और को जान लेते हैं। स्केलेटन शरीर को ढांचा प्रदान करता है जिससे उसे सहारा मिलता है और यह शरीर के आकार को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रदरफोर्ड प्रयोग में सोने की पन्नी पर अल्फा किरणों की बमबारी डैश के आविष्कार को दर्शाती है। इसका आंसर है नाभिक। यह परमाणु के केंद्र में स्थित धनात्मक आवेशित कण है। यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। प्रोटॉन को धनात्मक रूप से आवेशित होता है जबकि न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं होता है। यह परमाणु का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। प्रोटॉन धनात्मक रूप से आवेशित मूलभूत कण है जो नाभिक के अंदर मौजूद होते हैं। प्रोटॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्षा में मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉनों की कक्षा यह इलेक्ट्रॉनों का मार्ग है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा प्रसिद्ध रानी महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इसका आंसर है झांसी। रानी महल उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में स्थित है। यह नवलंकर वंश के रघुनाथ द्वितीय ने बनाया था। बाद में इसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के निवासों में से एक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इसका ज़्यादातर हिस्सा 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना द्वारा नष्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट, नीचे दिए गए संबंध को कौन सा शब्द सबसे बेहतर तरीके से पूरा करेगा? अम्बेर महल जिस तरह राजस्थान से संबंधित है उसी तरह अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? इसका आंसर है महाराष्ट्र। अम्बेर महल राजस्थान में स्थित है और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। अम्बेर महल और अजंता की गुफाएं दोनों यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। नेक्स्ट, धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए अतिरिक्त हवा की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्कों के तीक्ष्ण मापन की प्रक्रिया किस रूप में जानी जाती है? इसका आंसर है रोस्टिंग। धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए अतिरिक्त हवा की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्कों के तीक्ष्ण मापन की प्रक्रिया रोस्टिंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के लिए दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के तहत राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेंगे जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हों। नेक्स्ट, शक्ति को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका आंसर है कार्य करने की दर। शक्ति को कार्य करने की दर के रूप में परिभाषित किया गया है और शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है और 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है। नेक्स्ट, दी गई किरणों को आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, दृश्यमान विकिरण, उसके बाद पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट,
डैश को एक जीवकोश की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम को एक जीवकोश की आत्मघाती थैली सुइसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। लाइसोसोम एक एकल झिल्ली द्वारा बंधी हुई एक थैलीनुमा संरचना होती है और इसमें जल अपघटनीय एंजाइम होता है। लाइसोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम फट जाता है और मृत कोशिकाओं को पचा देता है, इसलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली सुइसाइड बैग कहा जाता है। नेक्स्ट, डैश का जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। इसका आंसर है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर का जल डमरू मध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। जिब्राल्टर का जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। यह जल डमरू मध्य मोरक्को और स्पेन को अलग करता है, पृथक करता है। जल डमरू मध्य बेसिकली पानी का एक संकीर्ण चैनल है जो दो भूभागों के बीच स्थित होता है और दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है। नेक्स्ट, गंगा नदी डैश राज्य से नहीं गुजरती है। इसका आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। गंगा नदी हरियाणा राज्य से नहीं गुजरती है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। फ्रॉम द लेफ्ट बैंक, बाएं किनारे से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा नदी गंगा की सहायक नदियां हैं। एंड फ्रॉम द राइट बैंक, दाहिने किनारे से यमुना, तमसा, सोन और पुनपुन नदी गंगा की सहायक नदियां हैं। गंगा नदी भारत के अलावा बांग्लादेश में भी बहती है और बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। पद्मा, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मार्च 2020 में राजकोट में पहली पारी की बढ़त के आधार पर अपनी पहली रणजी ट्रॉफी जीती? इसका आंसर है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने मार्च 2020 में राजकोट में पहली पारी की बढ़त के आधार पर अपनी पहली रणजी ट्रॉफी जीती। नेक्स्ट, बंदूक और गोलियां बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है गन मेटल। बंदूक और गोलियां बनाने के लिए गन मेटल मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। गन मेटल में 86% तांबा होता है, 9.5% टीन, 2.5% सीसा और 2% जस्ता होता है। गन मेटल का प्रयोग बंदूक के अलावा भारी यंत्रों के पार्ट्स बनाने के लिए भी बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि यह उच्च दाब का सामना कर सकता है और संचारक प्रतिरोधी होता है। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकुआ के शिखर पर पहुंचने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की कौन है? इसका आंसर है काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकुआ की शिखर पर पहुंचने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की है। माउंट एकांकुआ की लंबाई 6962 मीटर 6962 मीटर है। यह एशिया के बाहर की सबसे ऊंची चोटी है और काम्या कार्तिकेयन ने 1 फरवरी 2020 को इस पर्वत शिखर पर पहुंचकर तिरंगा फहराया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए योग्य नहीं है? इसका आंसर है राज्य विधानमंडल के सदस्य। राज्य विधानमंडल के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए योग्य नहीं है। उपराष्ट्रपति का चुनाव दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचक मंडल के अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और प्रेजेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं।
और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भ्रूण के वितरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है प्रसव। भ्रूण के वितरण की प्रक्रिया को प्रसव कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यूरेनियम। यूरेनियम मेंडलीफ की आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य था, अंतिम तत्व था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 63 तत्व थे। उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्वों की व्यवस्था की थी। उन्होंने इसे 1869 में विकसित किया था। नेक्स्ट, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखा गया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों की उत्पत्ति चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई थी और यह 1859 में प्रकाशित हुई थी। चार्ल्स डार्विन ने अपने सिद्धांत के माध्यम से तर्क दिया कि जीव धीरे धीरे एक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होता है, जिसे उन्होंने प्राकृतिक चयन कहा है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सबसे ठोस हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है जांघ की हड्डी, कनपट्टी की हड्डी, दंत धातु या दांत की परत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दांत की परत यानी टूथ एनामेल। टूथ एनामेल इज द हार्डेस्ट एंड मोस्ट हाईली मिनरलाइज्ड सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, यानी दांत की परत मानव शरीर में सबसे ठोस और सबसे अधिक खनिज पदार्थ है। इट्स अ टिश्यू एंड नॉट अ बोन, यानी यह एक उत्तक है, नहीं यह हड्डी नहीं है। और हड्डी में जांघ की हड्डी और कनपट्टी की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी है। अगर सबसे मजबूत हड्डी पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा जांघ की हड्डी और कनपट्टी की हड्डी। और अगर पूछा जाए कि शरीर का सबसे ठोस हिस्सा कौन है तो इसका आंसर होगा दांत की परत, एनामेल, टूथ एनामेल। नेक्स्ट, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कैलाश सत्यार्थी। मदर टेरेसा के बाद कैलाश सत्यार्थी को पीस नोबेल पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी ने 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार जीता। उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, औषधि, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, भरतनाट्यम इनमें से किस स्थान से उत्पन्न हुआ है? इसका आंसर है तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु से उत्पन्न हुआ है। संगीत नाटक अकेडमी भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता देती है। और असम से सत्रिया नृत्य की उत्पत्ति हुई है। उत्तर प्रदेश से कथक नृत्य की उत्पत्ति हुई है और आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट, एक बैटरी द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? इसका आंसर है रासायनिक। एक बैटरी द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बैटरी एक उपकरण है, एक डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करता है और इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बैटरी के आविष्कारक एलेसेंड्रो वोल्टा को माना जाता है। एलेसेंड्रो वोल्टा बैटरी के आविष्कारक माने जाते हैं। नेक्स्ट, जनवरी 2020 में लॉस एंजल्स में हुए 62वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में निम्नलिखित में से किसने कॉमेडी एल्बम पुरस्कार जीता? इसका आंसर है स्टिक्स एंड स्टोन्स। 62वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार लॉस एंजल्स में
26 जनवरी 2020 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र कार्य के लिए सही है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, W=F.S cos थीटा। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2020 का विषय क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जलवायु और जल। विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस पर 2020 राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका आंसर है मुंबई। ई गवर्नेंस 2020 पर राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, धातुओं में यात्रा कर सकने वाली तरंगें कौन सी है? ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, ए और बी दोनों, या न तो ए और न ही बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग ये दोनों धातुओं में यात्रा कर सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द को चुनिए। ऑप्शन है आकर्षक, मनोहर, बदसूरत या सुंदर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बदसूरत, क्योंकि सुंदर, आकर्षक और मनोहर, सुंदर, आकर्षक और मनोहर एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन बदसूरत इसके विपरीत शब्द हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बदसूरत। नेक्स्ट दोस्तों, ये सेशन अगर आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2020 में किस राज्य ने रीडिंग मिशन नामक एक पहल की शुरुआत की है? इसका आंसर है हरियाणा। फरवरी 2020 में हरियाणा ने रीडिंग मिशन नामक एक पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट, झेलम का वैदिक नाम क्या है? इसका आंसर होगा वत्सता। झेलम का वैदिक नाम वत्सता है। नेक्स्ट, मिश्र धातु का नाम बताइए जो तांबे और टीन का संयोजन है। इसका आंसर है घंटा धातु। घंटा धातु तांबे और टीन का संयोजन है। घंटा धातु एक कठोर मिश्र धातु है जिससे घंटे तथा घंटियां बनती है। इसमें तांबा और टीन का अनुपात 4:1 रहता है। तांबा एक भौतिक तत्व है जिसका संकेत Cu होता है और तांबा को इंग्लिश में कॉपर कहते हैं। इसकी परमाणु संख्या 29 होती है और इसका परमाणु भार 63.5 होता है। यह एक तन्य धातु है जिसका प्रयोग विद्युत के चालक में प्रधानता से किया जाता है और टीन को वंगा या रांगा भी कहते हैं। यह एक रासायनिक तत्व है। लैटिन में इसका नाम स्टेनियम है और जिससे इसका रासायनिक प्रतीक Sn है। टीन का रासायनिक प्रतीक Sn है और टीन को इंग्लिश में स्टेनियम कहा जाता है। सॉरी, टीन को लैटिन में स्टेनियम कहा जाता है। नेक्स्ट, समतल सड़क पर बाइक का चलना डैश का उदाहरण है। इसका आंसर होगा स्थानांतरीय गति। समतल सड़क पर बाइक का चलना स्थानांतरीय गति का उदाहरण है। नेक्स्ट, मीथेन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में योगदान देती है, इसलिए इसे डैश गैस कहा जाता है। इसका आंसर है ग्रीन हाउस गैस। मीथेन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में योगदान देती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में उपस्थित एक गैस है जो थर्मल इंफ्रारेड रेंज के भीतर चमकदार ऊर्जा को अवशोषित और उत्सर्जित करती है। मीथेन एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। इसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है और मीथेन गैस को दलदल गैस और फायर डैम्प भी कहते हैं और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ग्रामीण भारत में कौन सी बेरोजगारी बहुतायत में पाई जाती है? इसका ऑप्शन है
मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों या कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों। ग्रामीण भारत में मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों बेरोजगारी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यह उस रोजगार से को संदर्भित करता है जो केवल व्यस्ततम अवधि में होता है। कृषि आधारित उद्योग और पर्यटन उद्योग बेरोजगारी के इस रूप को अच्छी तरह उदाहरणार्थ करते हैं, यानी ये उसके अच्छे उदाहरण हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, यह उन व्यक्तियों को संदर्भित करता है जो उन नौकरियों में काम कर रहे हैं जहां उनके कौशल का पर्याप्त उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, हिंदी फिल्म काई पो छे चेतन भगत की डैश नामक पुस्तक पर आधारित है। हिंदी फिल्म काई पो छे चेतन भगत की 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक पर आधारित है। काई पो छे 2013 में रिलीज्ड हिंदी फिल्म थी। यह चेतन भगत की 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक पर आधारित फिल्म है। चेतन भगत एक भारतीय लेखक और स्तंभकार हैं जो युवा माध्यम वर्ग के भारतीयों के बारे में सरल शब्दों में अंग्रेजी उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। चेतन भगत की कुछ किताबों के बारे में मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि 5 पॉइंट समवन, यह 2004 में प्रकाशित हुई थी। वन नाइट एट द कॉल सेंटर, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, यह 2005 में प्रकाशित हुई थी, पब्लिश हुई थी। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, यह 2008 में प्रकाशित हुई थी। 2 स्टेट्स, यह 2009 में प्रकाशित हुई थी। हाफ गर्लफ्रेंड, यह 2014 में प्रकाशित हुई थी। और इंडिया पॉजिटिव, यह 2019 में प्रकाशित। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चंस ऑफ जनरल अवेयरनेस। उम्मीद है वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।